अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज की बड़ी खबर यह है कि 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया था, अब उसकी शक्ल निकल के सामने आ गई है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को कमीशन का सरबरा एंड ओनली मेंबर हैं जिनको अब नॉमिनेट कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ देर पहले ही जो एलामिया जारी हुआ है आज काबीना के इजलास का, जिसमें सारा मामला गौर भी किया गया इसके ऊपर और फिर फैसला भी किया गया, तो उसके एलामिया के मुताबिक जी TORs भी तय कर लिए गए हैं। ये 5 TORs हैं, किस तरह से काम करेगा, क्या शराइत कार होंगी, वो वज़ा की गई हैं, जिसके मुताबिक इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा इंक्वायरी कमीशन। ये तयन करेगा कि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं ख़त में वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। ये भी जांचा जाएगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। तहकीक की भी बुनियाद पर किसी एजेंसी, हुकूमती इदारे या महकमे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा ये इंक्वायरी कमीशन। साथ ही साथ अगर छानबीन या तहकीक के दौरान किसी भी मरहले पर यह ज़रूरत पेश आई या महसूस हुई कि किसी और मामले की जांच करनी ज़रूरी है, तो वो भी कमीशन को इख्तियार करेगा कि वो किसी और मामले को भी देख सकता है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, सरबरा मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ एलामिया में एक और पॉइंट भी बड़ा दिलचस्प है, गौर तलब है, वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए जी। लिखा गया है कि काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। काबीना अरकान की मुत्तफ़िका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 73 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। एलामिया में ये बात भी सामने आई है, इसको भी ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखेंगे और सवाल उठाएंगे। बट बुनियादी सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी तनकीद हो रही थी जिस दिन इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद। उस दिन आउटराइटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा हम नहीं मानते किसी भी तरह के इंक्वायरी कमीशन को। उन्होंने अपनी एक तजवीज़ दी, लेकिन जिलानी साहब का नाम एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक हो सकते हैं, क्योंकि जिलानी साहब बड़े रिप्यूटेबल हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, अपने ख़ासकर जमहूरियत अदलिया की आज़ादी में किरदार से मुतल्लिक। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये कमीशन में उनकी सरबराही में इंक्वायरी होने पर तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो मुतमईन हो, मुत्तफ़िक हों और ये काम जारी रह सके आगे इंक्वायरी कमीशन का, या फिर कुछ और मामला नज़र आ रहा है हमारे तज्ज़ियाकारों को? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें जी। मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़खर दुरानी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, बेनज़ीर शाह साहब टेलीफोन लाइन पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मैं बेनज़ीर, क्या राय है आपकी, क्या आपको लगता है, लेट्स स्टार्ट विद तसद्दुक़ साहब, उनके नाम के ऊपर जो रिजर्वेशंस अब दूर हुई होंगी इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक भी, या फिर आपको लगता है कि मामला किसी और तरफ जा सकता है? अलीना, तसद्दुक़ जिलानी साहब वैसे तो बहुत एक अच्छी रिप्यूट के जज रहे हैं। उनकी आपको याद होगा एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से 2014 में आई थी। अफसोस की बात है आज तक उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन वो एक बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट थी। पेशावर में तब चर्च पे हमला हुआ था, उसके बाद उनकी आई थी कि क्या क्या रियासत कर सकती है अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो मैं तो पूरे यकीन से ये कह सकती हूँ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं इस मामले को सीरियस भी लेंगे और मेरे ख्याल से वो पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे मामले को देखेंगे और इसकी तहकीकात करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या रियासत भी इतनी सीरियस होगी इस मामले पे? मेरा उस पे काफ़ी सवालात हैं और मुझे नहीं लगता कि रियासत इस मामले पे सीरियस होगी। पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, कि मुझे नहीं लगता कि 6 सीनियर जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो झूठ बोलेंगे और वो भी ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि तसद्दुक़ साहब जो हैं वो चाहे जितना अच्छी तहकीकात अपनी तरफ से करने की कोशिश करें, जिनकी तहकीकात हो रही है क्या वो कोऑपरेट करेंगे या नहीं। और हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे रिटायर्ड अफसरान अपना एहतसाब नहीं होने देते। कुछ ऐसे इदारे हैं जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं और बाकी इदारों को कुछ नहीं समझते। अब आप ये रिसेंट मिसाल ले लें, अभी फैजाबाद कमीशन में जनरल फैज को 3 बार बुलाया, वो नहीं आए, फिर उनको लिख के सवाल भेजे तो फिर उन्होंने हम सब पे शायद बहुत बड़ा एहसान किया और जवाब दे दिया। जनरल बाजवा के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि उनको पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए और उस पर उन्होंने उनको धमकियां दी। मामला सुप्रीम कोर्ट को, पूरी सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए था और सुओ मोटो लेके
फुल कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए थी इस मामले की। इसमें मैं सिर्फ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ हेयरिंग नहीं, मैं तो कहती हूँ कि लाइव कवरेज होनी चाहिए इस पूरी प्रोसीडिंग्स की, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखती है, क्योंकि ये अदालतों का अंदरूनी मामला नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इससे आप भी अफेक्ट होती है, मैं भी अफेक्ट होती हूँ, अवाम भी अफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है जुर्म की, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला नहीं है। तो इसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ये एजेंसीज काम करती हैं, इनकी क्या जुरिस्डिक्शन है। फ़खर, क्या आपकी भी यही राय है कि जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया, सिविल कोर्ट के इख्तियारात होते हैं इस तरह के जो इंक्वायरी कमीशंस नोटिफाई होते हैं उनको, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, डू यू थिंक कि उनके सरबरा होने के कमीशन से क्रेडिबिलिटी आएगी और इसके ऊपर सब मुत्तफिक होंगे? अलीना, मैं समझता हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से ज़्यादा बेहतर कोई हुकूमत को इस तरह का जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल शायद कोई जुडिशरी में से मिल सकता। मेरी कल जो मुख्तलिफ मैं इस हवाले से कोई ख़बर भी कर रहा था कि हुकूमत किसके नाम पे गौर कर रही है, तो इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो लीगल टीम थी उनको यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो उनकी चॉइस हो या फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल के इल्ज़ामात लगाए गए हैं हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, तो उसमें किसी रिटायर्ड एक जज की बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना जो है वो ज़्यादा लाजमी है। तो इस हवाले से काफ़ी जो हुकूमती टीम थी उन्होंने ये गौर भी किया कि जो रिसेंट रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं उनको होना चाहिए या कोई और होना चाहिए। तो कुछ नाम ऐसे थे जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, तो उसको तो आउटराइटली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो दो नाम इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, एक जस्टिस नासिरुल मुल्क का और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का। जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब क्योंकि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे तो उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन रेज किए जा सकते थे, इसलिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो थे उनका नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया था और कल जो इस हवाले से शायद इनको अप्रोच भी किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनसे ज़्यादा बेहतरीन चॉइस और शायद हुकूमत के पास नहीं हो सकती थी एक कमीशन को हेड करने के हवाले से। लेकिन अब सवाल ये है, जैसे अभी बेनज़ीर साहिबा ने भी क्वेश्चन रेज किए कि क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तहकीकात इंडिपेंडेंटली होगी भी या नहीं होगी, और क्या वो जो मुख्तलिफ एहलकारान है एजेंसीज़ के जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो पेश होंगे भी या नहीं होंगे। देखें, ये जो कमीशन हुकूमत बनाती है ये सबको इल्म होता है कि ये कोई ऐसा नहीं है, और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट है उसकी जो अप्रूवल के बाद ये कमीशन बनाया गया हो, तो उसके बाद ये कोई चाहे एजेंसी के एहलकारान हो या कोई सिटिंग मिनिस्टर हो या कोई भी हो, तो वो ये नहीं कह सकता कि वो कमीशन के सामने पेश ना हो या उससे कोऑपरेट ना करे। ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही वो होगा। इवन जिस मिसाल भी दी है बेनज़ीर साहिबा ने कि जनरल फैज़ हमीद का जो है वो उनको बुलाया गया, तो वो इन पर्सन ठीक है, इन पर्सन वो नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जवाबदेह होना पड़ा, रिटर्न जो सवालात के जवाब देने पड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिटायर हो या सर्विंग हो, वो आप जो है कमीशन एक इतने बड़े लेवल पे बनाया गया हो और उसको वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोऑपरेट बिल्कुल होगा, क्योंकि एक बाकायदा ये कानून के तहत बनाया गया कमीशन है। और फिर उसके बाद जजेस का जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 6 जजेस साहिबान हैं जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सबसे पहले अभी बेनज़ीर साहिबा ने भी इसके हवाले से वो बात की है कि उनको देखें, सबसे पहले तो इन जजेस को ये कमीशन के सामने साबित करना होगा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो धमकियां दी गई हैं, जो लोग उनसे आके मिले हैं इंटरफेरेंस के लिए, वो इनको जो है वो जजेस को बियॉन्ड कोई डाउट के सबूत देने होंगे। और उसके बाद फिर जो सेकंड फेज़ होगा कि वो एजेंसीज के एहलकारान हैं या जो भी इंटरफेरेंस की गई है उससे वो जो पूछगछ होगी। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा, जहाँ तक ये जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बात है, जितना मैं इनको जानता हूँ, ये कमीशन जो है वो इन कैमरा ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू कोई ओपन या पब्लिक उसके वो हो, क्योंकि ये कभी भी मीडिया के हवाले से या कोई इस तरह की इन्होंने वो नहीं ली, पब्लिसिटी के कायल ही नहीं है। तो ये इनके काम के ऊपर आज तक ना कभी किसी ने उंगली उठाई है और ना कोई सवाल उठाया है। तो मुझे तो ये लगता यही है कि ये जो इन्होंने एक अच्छी चॉइस है जस्टिस जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जैसे साहब मैंने अभी मेंशन किया, पीटीआई को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर कल एक लॉयर्स मूवमेंट का इशारा भी दिया। क्या आपको लगता है वो भी मुतमईन होंगे इस नाम के ऊपर?
अलीना देखें, पीटीआई ना इसमें कोई पार्टी है, ना पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया है, ना ही पीटीआई जो है वो जजेस को प्रेशराइज कर रही थी। तो पीटीआई का ये इस तरह की जो सियासी तौर पे वो बयानबाजी तो वो चलती रहेगी। जो इसमें अहम जो वो है वो जजेस का है, 6 जजेस का, कि क्या उनको ये कमीशन कबूल होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस जो है इस पे वो कोई ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली ये इल्ज़ामात लगाए हैं जो जिसके ऊपर भी लगाए, चाहे वो एजेंसी एहलकारान है या किसी भी इंटरफेरेंस के हवाले से। तो ये ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो जजेस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो इसको रिजेक्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जजेस जो है वो नहीं कर सकते। पीटीआई जो है मैं समझता हूँ वो सियासी तौर पे उनका वो करते रहेंगे, लेकिन वो कोई इसमें ना ही डायरेक्ट पार्ट। ठीक है, वो अपने आप को इस तरह से करते हैं ना, क्योंकि जो हवाला दिया गया वो एक आध उनके केस का दिया गया तो वो समझते हैं, बेशक वो गलत हो, लेकिन वो समझते हैं कि शायद वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। साबित करने वाला पॉइंट आपका बड़ा दिलचस्प है। आई वुड लाइक टू सर्कल बैक ऑन दिस। लेकिन मज़ साहब, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम आप क्या समझ रहे हैं, क्या बेहतर इंतखाब है, और इससे जो रिजर्वेशंस हैं इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक ख़ास तौर पर, वो किसी हद तक मिटिगेट होंगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, जो नाम है वो तो बहुत ही क्रेडिबल नाम है। इंडिपेंडेंट माइंड के जज रहे हैं सारी ज़िंदगी वो, और उनकी मेरा ख्याल है जो पीटीआई के भी जो रिप्यूटेड लॉयर्स हैं पीटीआई के, वो अच्छी तरह जानते हैं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब किस जहन के आदमी हैं, और अगर उन्हें इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है तो वो उसके साथ कम से कम इंसान जो है वो करेंगे, एतमाद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद करेंगे। इवन पीपल लाइक मेरा ख्याल है जो उनके पीटीआई के लॉयर्स हैं, इवन सलमान अकरम राजा हो जाएं या ज़फ़र साहब हो जाएं, इवन अगर आप पीपल लाइक एतजाज़ हसन वगैरह से भी पूछें, तो नाम की हद तक तो एक बहुत ही अच्छा नाम है तसद्दुक़ जिलानी। जो पीटीआई का ऑब्जेक्शन है वो नाम पे नहीं है। पीटीआई का ऑब्जेक्शन एक प्रिंसिपल पर है उनके नज़दीक, कि अगर ज़्यादा बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस मामले को टेकअप करती, और मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद टेकअप करना चाहिए था। लेकिन तसद्दुक़ जिलानी साहब, पहली चीज़ ये कि इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो दिया गया है इस पे जो है किस हद तक मुत्तफ़िक़ होंगे, यकीनी तौर पे उनकी जब कंसर्न ली गई होगी तो उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी डिस्कस किए गए होंगे गालिबन, मुझे आप अब किए जाएंगे। उसमें शायद तरमीम हो सकती है, क्योंकि उसमें बाज़ पॉइंट बड़े डिस्टर्बिंग से हैं। जो तीसरी बात है जो कि गवर्नमेंट ने गैर ज़रूरी तौर पे अपने एलामिया में शामिल की है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि ये 6 जजेस के जो इल्ज़ामात हैं ये नामुनासिब हैं। अभी भाई आप इंक्वायरी तो होने दें, हो सकता है एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व हो सकता है ये सारे जो जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हों ये दुरुस्त हों, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने अभी से अपने आप को बेल आउट करने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है बहुत ही, जिसने भी ये लाइन इंक्लूड की है, इसने जो है वो गवर्नमेंट को डैमेज किया है इसने। और एलामिया के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करो। बाकी फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ फिर ये कि इसमें एक चीज़ जो मेरा ख्याल है तसद्दुक़ जिलानी साहब जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी, और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, उनका जजमेंट पढ़ा था जो माइनॉरिटीज़ के इशू के ऊपर, और फिर बाद में भी इस मामला को टेकअप किया गया था जब शोएब सडल साहब इंक्वायरी कमीशन। लेकिन सर तो नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बट सर अभी आप तीनों एक ही बात कर रहे हैं, फ़खर थोड़ा सा मुख्तलिफ, कि ये जो नतीजे पे किस पे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, लेकिन क्या ज़रूरी है नतीजे पे पहुंचना? अगर उससे पहले भी हम देखें तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आज से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि जजेस ने सिटिंग जजेस ने ख़त लिखा हो इदारों के ख़िलाफ़ और फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हो, फिर उसके ऊपर काम भी हुआ हो, और एक इंक्वायरी कमीशन बाकायदा बन जाना और करना, तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू इटसेल्फ कितनी बड़ी है। शुड वी टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल? देखिए अलीना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की वैसे ही बहुत लिमिटेशन है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बहुत ओपन नहीं होता उसकी बहुत ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़े लिमिटेड होते हैं। लेकिन ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अब आप देखें ना, उसके अंदर जब फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला आएगा तो उसमें सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें
ये चीज़ें, उनके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं, क्या ये गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे? अगर फ़र्ज़ करें कमीशन ये रिकमेंड करता है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये बातें दुरुस्त हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने इस एलामिया में भी नहीं लिखा, क्या वो ये शॉर्ट करते हैं कि अगर 60 रोज़ या जितने भी रोज़ उसके पीरियड है उसमें वो रिकमेंड करते हैं? तो क्योंकि अगर वो नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर वो होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, तो मेरा ख्याल है जो भी पीटीआई का भी जो शोर शराबा वो है, अब हालांकि बिल्कुल मैं फ़खर से एग्री करता हूँ कि इसमें पीटीआई को खामखाई इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। उनका इन्वॉल्व ना होना उनके लिए बहुत बेहतर था। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक की जाए। आई अंडरस्टैंड फ़खर आप कुछ कहना चाहते हैं, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इंक्वायरी लीड करेंगे 6 जजेस के इल्ज़ामात के मामले के ऊपर। इसी के ऊपर हमारी डिबेट जारी है और टीओआर्स को डिस्कस करते हैं। फ़खर आप कुछ कहना चाह रहे थे मज़हर अब्बास साहब के जवाब में, और ये भी कहिएगा साथ साथ, ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं क्या आप उनसे मुत्तफ़िक हैं? क्या अच्छे आगाज़ या एक फ्रेमवर्क सेट किया गया है इंक्वायरी कमीशन के लिए? अलीना, जो मज़हर साहब कह रहे थे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी, क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं होगी, तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। देखें, 2015 का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है ना, वो जो पहले वाला जो कमीशन एक्ट था उससे एक चीज़ उससे डिफरेंट है और जो अच्छी है वो ये है कि जो भी कमीशन की इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी वो पब्लिक की जाएगी, वो उसको कभी दबाया नहीं जाएगा जैसे माजी में होता था। तो उससे ये जिस लेवल का ये हाई प्रोफाइल एक बन चुका है मामला, तो उसके बाद ये जितनी भी रिकमेंडेशन आएंगी कमीशन की तरफ से, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरफ से, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर हुकूमत हो या कोई जो एजेंसीज हों वो उसको दबा सकती हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या अंडर द कारपेट जाती। ये कमीशन जो एक्ट है ये इसमें तरमीम की गई थी 2015 में, उसमें ये कहा गया, उसमें ये है कि कोई भी इस एक्ट के तहत जो कमीशन की वो रिपोर्ट होगी वो पब्लिक की जाएगी, उसको ये नहीं होगा कि उसको दबाया जाएगा। ये 2015 में जो तरमीम की गई थी उसके बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ये जी बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं हो सकता अब कि हुकूमत इसको दबा देगी या इसमें जो भी एहलकारान अगर उनका तयन किया जाता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब मैं नहीं समझता कि ये इस पे कोई वो इस तरह का वो मामला होगा। अब जहाँ तक टीओआर्स की बात है, अलीना एक सेकंड, सॉरी फ़खर, बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी बेनज़ीर। मैं ये हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये जो चौथा पॉइंट है इसमें जो एलामिया आया है कि एग्जीक्यूटिव की जो मुदाखलत है उसके इल्ज़ामात की हुकूमत ने कहा है कि हम नफी करते हैं। तो मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि जो आप वो पढ़ें, वो जो खत आया था 6 जजेस की तरफ से, वहाँ पे जजेस ने एक सवाल उठाया था हुकूमत, क्योंकि ये वही हुकूमत है जो पिछले साल भी थी जब ये जजेस कहते हैं इनके साथ ये वाकयात हुए। तो उसमें उन्होंने जो सवाल उठाया था वो ये था कि हुकूमत हमें बताए कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है जजेस को इंटिमिडेट करना, क्योंकि ऑन पेपर तो ये जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये तो हुकूमत को जवाब दी हैं, एग्जीक्यूटिव को जवाब दी हैं। तो ये उसका जवाब मेरे ख्याल से हुकूमत दे रही है, उनका हक है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम डिनाई करते हैं कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन हो ये रहा है कि वो उनका डिनाई करने से ऐसा लग रहा है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि उनका इन इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, आपकी बात एक बिल्कुल दुरुस्त है कि डेडलाइन सेट नहीं की गई, और मैं ये देखना चाह रही थी कि कोई डेडलाइन दी जाएगी, 1 महीना, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कब जाके ये रिपोर्ट, ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है, ये कब जाके तैयार होगी और ये कब पब्लिक होगी। तो ऐसा लग रहा है हुकूमत की तरफ से कि कोई खास जल्दबाजी नहीं है इस मामले को तय करने के लिए, इसकी तहकीकात कराने के लिए। एक आखिरी चीज फ़खर ने कही फैज़ाबाद कमीशन के बारे में। देखिए, फैज़ाबाद कमीशन जो था वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे और डायरेक्शंस पे बना था। फिर भी एक रिटायर्ड जनरल को 3 बार उस कमीशन ने बुलाया और वो नहीं पेश हुए। उनको जब लिख के सवाल भेजे तो उन्होंने लिख के जवाब दे दिया। उनसे कहा गया वीडियो लिंक पे आ जाए, वो वीडियो लिंक पे भी नहीं आए। तो इससे क्या साफ तासुर जाता है अलीना कि रिटायर्ड जज के लिए
एक सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कमीशन, उसकी भी कोई खास अहमियत नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अदालत में पेश भी होते हैं, इसका जवाब देना चाहूंगी, बट आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। मेरी क्योंकि पॉइंट पे बेनज़ीर ने ये बात की, देखिए मसला ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन क्लियर की है, आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया है, तो इंक्वायरी कमीशन जाहिर है इस पॉइंट को भी एड्रेस करेगा। जब इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू करेगा तो वो ये भी देखेगा ना कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर। उस वक्त गवर्नमेंट, उस वो टाइम था जब ये गवर्नमेंट ये पोजीशन लेती कि नहीं जी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आपकी पोजीशन ये है कि इस वक्त ये स्टांस अगर उसका जवाब भी दिया गया तो ये मुनासिब नहीं था, और खासकर इंक्वायरी कमीशन के उसके साथ एलामिया के साथ ये बिल्कुल नहीं था मुनासिब मेंशन करना। फ़खर, ये फैज़ाबाद कमीशन वाली जो बात कर रही थी बेनज़ीर, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्या आप इसके ऊपर जवाब देना चाहेंगे? अलीना देखें, ये फैज़ाबाद कमीशन का हो या मेरा मकसद ये था कि आप कमीशन जब एक बन जाता है तो कोई भी, चाहे वो जिस भी ओहदे पे हो, वो उसको जवाबदेह ज़रूर होता है, वो चाहे किसी भी सूरत में। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही है बेनज़ीर कि उनको बारहा बुलाया गया, वो इन पर्सन नहीं हुए, ऑन कैमरा उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने रिटर्न में एक वो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी को जो है वो, या उसकी जो आंसरेबल ज़रूर होते हैं, वो चाहे किसी भी सूरत में हो। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। बट बेनज़ीर, जवाब ना आना भी इन इटसेल्फ, जैसे फ़खर कह रहे हैं, जवाब ना आना भी इन इटसेल्फ एक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होती है, उसकी एक ये निशानदेही होती है कि आप जवाब नहीं दे। कमीशन की इंसल्ट है, कमीशन को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़े साहब हैं और वो नहीं पेश हो रहे मुसलसल कहने पे, तो फिर कमीशन की वैल्यू क्या है? लेकिन सर, उन साहब की वैल्यू के ऊपर भी तो फिर सवालिया निशान बन रहा है ना कि वो भी नहीं पेश हुए, मतलब कुछ दाल में काला है। आई वांटेड टू नो कि क्या वाकई में नतीजे के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, यकीनन नतीजा आना चाहिए, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू, ये सब कुछ हो जाना कितना इम्पॉर्टेंट है इन इटसेल्फ। इवन अगर कमीशन बुलाता है, अगर आप पेश नहीं होते उसके आगे, वो भी तो उन शख्सियात के ऊपर सवालिया निशान या उनको कहीं ना कहीं गिल्टी कर। इससे इत्तेफाक नहीं करूंगी, मेरे ख्याल से सिंबॉलिक वैल्यू से बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। सिंबॉलिक वैल्यू की हमने बहुत सी चीजें की हैं, अब मेरे ख्याल से इन सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक, मैं तो कहूँगी बड़े ब्रेव जजेस हैं जिन्होंने ये खत लिखा और ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड लेके आए। तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? या हम कह चले हम आपके लिए सिंबॉलिक वैल्यू के लिए सर्विस जनरल को बुला लेते हैं कमीशन में, आप भी खुश हो जाएं इसकी सिंबॉलिक वैल्यू पे? नहीं, इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो बड़ा सीरियस इल्जाम है जो ये लगा रहे हैं, ब्लैकमेल, इलीगल सर्वेलेंस, टॉर्चर, अबडक्शन, ये तो जुर्म है। तो इनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि सिंबॉलिक वैल्यू से अब बात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप ये सोचे ना कि मुंसिफ जो हैं वो खुद इंसाफ के तालिब हैं। बिल्कुल सही। अच्छा फ़खर, टीओआरएस के ऊपर हम बात कर रहे थे, आप मजीद इसके ऊपर बात भी करना चाहते थे, दो के ऊपर आपने गालिबन बात कर ली थी। अलीना, टीओआरएस तो बिल्कुल ये पहले से ही था कि सिंपल होंगे, क्योंकि जो जजेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे उस हवाले से ही उसी पे ही फोकस्ड होंगे, और उसमें मेन यही था कि क्या ये जिन एहलकारान के हवाले से बात की गई है क्या वो उन्होंने वाकई किए हैं या नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये टीओआरएस का तो कोई इतने ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं होनी थी जो कमीशन बनना था, लेकिन जो अहम बात वही है जो बेनज़ीर साहिबा भी कह रहे हैं, मदर साहब भी, कि क्या जो कमीशन इतना पावरफुल या बाख्तियार होगा कि जिस मकासद के लिए वो बनाया गया है उनके अकाउंटेबल ठहराएगा, या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस हवाले से वाकई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेस ना हो सके। तो उस बाकी टीओआरएस तो सिंपल ही होने थे। ठीक है, और इंक्वायरी में जो कार्रवाई की तजवीज़ दी जाएगी, कार्रवाई कौन करेगा आप लोगों के ख्याल में, जो भी जवाब इसका देना ये हुकूमत, देखें ये तो हुकूमत ने कमीशन बनाया है, तो ये हुकूमत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कराना, या जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई के वो किए गए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अलीना, इसमें एक पॉइंट और भी उन्होंने वो किया जो इम्पोर्टेंट है, और वो मेरा ख्याल है वो उन्होंने माजी के हवाले से किया है कि कमीशन किसी और मामले को भी देख सकता है। अब ये उन्होंने वेग सा छोड़ा है, लेकिन गालिबन उससे मुराद उनकी ये है कि मादी में नवाज शरीफ साहब के केस में जो कुछ हुआ उसमें अगेन इसको अगर कमीशन ने टेकअप किया तो फिर पिछली गवर्नमेंट के लोगों को आके ये बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या हुआ है उन जजेस के साथ या उनके साथ। तो ये अगर मेरा नहीं ख्याल कि कमीशन उतना उसमें जाएगा, क्योंकि फिर वो
वाकई ही एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन ये भी तो पॉइंट और अगर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। कितने पीछे जाएं सर, अच्छी बात तो है, लेकिन कितना पीछे जा सकते हैं? फिर तो हर कोई कहेगा ज्यादतियां तो हर दौर में हुई हैं। स्पेसिफिक करते ना, फिर उन्होंने तो ओपन छोड़ दिया। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फखर, यू वांट टू ऐड समथिंग बिकॉज आई वांट टू कंक्लूड दिस नाउ। अगर बिल्कुल मुख्तसर है तो कह दीजिएगा। माजी के भी वाक़यात को वो किया जाए, क्योंकि ये हमने मुख्तलिफ हुकूमती जो वज़रा हैं या अरकान हैं उनसे भी ये सुना है कि वो फिर अगर ये मौजूदा 6 जजेज हैं तो उससे पहले वाले 2014 में जो हुआ, 15 में हुआ, वो भी उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। शायद हुकूमत की ये भी इंटेंशन में है कि वो माजी के भी कुछ वाक़यात को इसमें वो कितना पीछे जाएंगे? फिर सवाल तो ये भी होता है, फिर जो रह जाएगा वो कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई। दो तीन ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें अदलिया के हवाले से क्वेश्चन रेज किए गए थे। एक व्हाट्सएप JIT बनी थी जो पैनामा पेपर केस में, तो उसको भी ये शामिल किया जा सकता है, या इस तरह के कुछ ऐसे हैं जैसे शौकत सिद्दीकी वाला है। तो इस तरह के 2-3 ऐसे जो वाक़यात हैं शायद इसको भी शामिल किया जा सकता है। ओके जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। असद कैसर साहब ने मुतालबा किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि वो वफाक के साथ तमाम वर्किंग रिलेशनशिप रवाबित ख़त्म करें। उनका मौक़िफ़ ये है या उनका थाट प्रोसेस ये है कि कोई बात तो मानी नहीं गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसरान हैं, जो फाइनेंस के मसले हैं वो तो हल नहीं किए गए हैं, बल्कि उनके ख़्याल में वफाक का मकसद सिर्फ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाकाम करवाना, तो इसलिए इनका बॉयकॉट करें, इनसे तमाम तर मामलात ख़त्म करें। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है फ़खर? अलीना, मैं हैरान हूँ कि असद कैसर साहब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के भी स्पीकर रहे और फिर उसके बाद कौमी असम्बली के भी स्पीकर रहे हैं। उनको आइन और कानून का भी पता है कि वफाक और जो सूबे के मामलात होते हैं, चाहे जिस भी हवाले से हों, वो पूरा आइन में एक चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसमें सूबे और वफाक के हवाले से ये मामलात तमाम तर तय हैं पहले से ही। और अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई हकूक़ का मामला हो सूबे और वफाक के दरमियान में, तो उनका जो फोरम है उठाने का वो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि वहाँ पे जाके मुतलका जो सूबे का वज़ीर आला है वो मामलात को उठाता है और वहाँ से अपने जो भी हकूक़ हैं, अगर कोई वफाक उसमें वो कर रहा है, हक तलफ़ी कर रहा है, तो वो उठाया जाता है। CCI के फोरम से भी अगर ना उठाया जा सके तो उसके बाद फिर आपका जो एपलेट फोरम होता है CCI का, वो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है उसमें जाके आपके देखें PTI की या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी एक मौसर नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के जो जॉइंट वो है उसमें भी, तो यहाँ पे उठाना चाहिए था। असद उमर साहब जैसे जो एक जो सीनियर सियासतदान है, मुझे नहीं ये मालूम कि वो उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये बयान दिया है, इंस्टिगेट कर रहे हैं वो इस तरह का। ये आप आइन का आर्टिकल 5 पढ़ें तो ये लॉयल्टी टू स्टेट जो है वो उसकी क्लियर कट वायलेशन है, और अगर कोई इस तरह की हुकूमत होती मतलकुल अनान तो ये हाई ट्रीजन का इनके खिलाफ केस बन सकता है कि ये विफाक से सूबे के वो इंस्टिगेशन के वो कर रहे हैं। हालांकि इनको मालूम है कि क्या क्या फोरम्स हैं जहाँ पे ये सूबे के जो मामलात हैं वो एड्रेस किए जा सकते हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह की शायद ये अपनी सियासी। ठीक है, जी बिल्कुल बेनज़ीर। अलीना, PTI को अब एक सूबे में हुकूमत मिल गई है बड़ी मुश्किलों से, और असद कैसर साहब जो हैं वो उनके लिए भी मुश्किलात मुझे लगता है खड़े करना चाह रहे हैं। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों से बात करें तो वो आपको तकरीबन सारे यही बताएंगे कि इस वक्त बहुत सीरियस किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस है इस सूबे में, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि PTI खुद भी परेशान है वहाँ पे कि हम अगले 5 साल कैसे डिलीवर करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी आप जब निगरान हुकूमत भी थी वहाँ पे, आपको याद होगा कि सेहत कार्ड वहाँ पे बंद हो गया था, तनख्वाहों का मसला बना हुआ था। फिर उसके बाद फाटा जो है वो अब KP का हिस्सा है और NFC अवार्ड में सिर्फ 14% शेयर है खैबर पख्तूनख्वा का। तो इन हालात में आपको वफाक के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये किस किस्म की सजेशन असद कैसर साहब दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता चला है कि बड़ी क्रंच सिचुएशन में और मामला हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की तजावीज़ दे रहे हैं या बात कर रहे हैं ताकि एक सेफ पैसेज मिल जाए। देखिए, मेरे ख्याल से गंडापुर साहब को भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अंदाजा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और मुझे वफाक के साथ चलना पड़ेगा, और इसी वजह से वो हमने देखा शहबाज शरीफ साहब से भी मिल रहे हैं और एक कंसिलिएटरी किस्म का उनका क्या कहते हैं रवैया रहा है। वो अलग बात है कि ठीक है वो बाहर निकल के थोड़ी सी सियासत भी कर देते हैं, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अफोर्ड भी कर सकती है कि वो वफाक के साथ कोई टेंशन हो। कोई टेंशन साहब
ये एक्चुअली असद कैसर और अली अमीन गंडापुर की आपस की पॉलिटिकल राइवलरीज है। अच्छा। ये जो है ये असद कैसर साहब जो अली अमीन गंडापुर ने बाज़ फैसले किए और जो ये फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुई उसके अंदर असद कैसर साहब का उतना इनपुट नहीं था केपी गवर्नमेंट में, और गालिबन उनके कज़न या भाई जो थे उनके हवाले से भी कुछ खबरें इसी तरह की थी कि वो चाहते थे लेकिन वो नहीं हुए। तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अदरवाइज़ आप हेड ऑन लेने अगर जा रहे हैं विदाउट एनी प्लान तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी एडवेंचर कर ले फेडरल गवर्नमेंट, वो ज़ाहिर है नहीं हो सकता पॉसिबल, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे गवर्नर राज वगैरह, वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केपी की वो आहिस्ता आहिस्ता अनपॉपुलर होनी शुरू हो जाएगी। कब तक लोग सस्टेन करेंगे इस तरह की चीज़ें? तो ये जो चीज़ें हैं जो वो केपी गवर्नमेंट को डील करने दें। असद कैसर साहब अली अमीन गंडापुर को पावरफुल करें। अली अमीन गंडापुर एज ए चीफ मिनिस्टर, केपी अभी मोहसिन नकवी साहब से भी उनकी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ। तो बजाय इसके कि आप केपी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दें कि आप गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे और अपनी मामलात जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है जी, हमारा पैनल इसके ऊपर मुत्तफिक है। ठीक है, हमारा पैनल इसके ऊपर एक ही राय रखता है कि ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, दुरुस्त नहीं है, बल्कि बड़ी संजीदा इसके ऊपर तो मौक़िफ़ लिया है जी फ़खर दुरानी साहब ने। दैट इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।